अगर पिछले 12 मंथ में आपने सेम मिस्टेक को रिपीट किया है तो अगले 12 मंथ में सिर्फ कैलेंडर चेंज करने से आपके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। कोई ड्रॉप लेना कोई फेलियर नहीं है, लेकिन बिना प्लानिंग बिना स्ट्रैटेजी के ड्रॉप लेना आपको सक्सेस नहीं दिलाएगा। आई विल टेल यू ऑन द बेसिस ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस बिकॉज आई वॉज ड्रॉपर एंड आई विश आई न्यू इट बिफोर टेकिंग माई ड्रॉप। हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई सेल्फ अर्पित, स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा। सो आज का टॉपिक है शुड यू टेक वन मोर ड्रॉप। आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है, आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स एक्सपेक्टेड रैंक्स नहीं आई हैं, आपको आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है, आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, इसलिए मैं आपको इन 4 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकता हूँ। सो अपनी फर्स्ट कैटेगरी है इनकंसिस्टेंट प्रिपरेशन, जिसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो लैक होगी। ठीक है। सो अगला क्लासिफिकेशन है लैक ऑफ प्रिपरेशन और टेस्ट। या तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है जिसकी वजह से आपने दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है, या आपने दैट नंबर ऑफ मल्टीपल रिवीजन नहीं किया है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ हेल्थ इशूज़, या कोई अदर आपकी पर्सनल प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपने नीट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। सो अपना लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है एग्ज़ाम डे परफॉर्मेंस। अगर आपने साल भर बहुत अच्छी पढ़ाई की है, आपने बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स दिए हैं, आपके मार्क्स साल भर बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम वाले दिन कोई गलती कर दी, या तो आपका माइंड सेट एग्ज़ाम वाले दिन वैसा नहीं था, इसकी वजह से आप परफॉर्म नहीं कर पाए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक आगे बात करेंगे इसके बारे में वीडियो में। अगर मेरी बताई हुई किसी भी कैटेगरी में आप लाई करते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ड्रॉप लेना ही चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशन है इसकी। पहली कंडीशन ये है कि आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पा रहे हो। लाइक अगर आप फ्रेशर हो, आपने 11th-12th में जो पेस मेंटेन की है, आपको वही पेस अपने ड्रॉप ईयर में मेंटेन करनी है। और अगर आप ड्रॉपर हो, मे बी आपके फर्स्ट ड्रॉप होंगे, सेकेंड ड्रॉप होंगे, वॉट एवर जो भी हो, लेकिन आपको ये पेस जो है आपको कंटिन्यू मेंटेन करके रखना है। अगर आपके स्कोर जो हैं वो कट ऑफ से कुछ ही मार्क्स रह गए हों, मतलब आपके जो स्कोर हैं वो कट ऑफ के आसपास हों, 10 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, ऑलमोस्ट जो भी है कट ऑफ के आसपास हैं, या फिर आपका जो रिवीजन था वो इनकम्प्लीट था, सिलेबस इनकम्प्लीट था, तो आपको डेफिनेटली ड्रॉप लेना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू जेन्युइनली इंटरेस्टेड फॉर MBBS। आपके मन में ऐसी फील होनी चाहिए कि आपको वाइट कोट पहनना है, आपको पेशेंट्स को ट्रीट करना है, और आपके मन में ऐसा मतलब थॉट आता हो कि आपको सामने वाले को हील करना है, सामने वाला हील हो रहा है। अगर आपको ये सब करके बहुत अच्छा फील होता है तो आपको डेफिनेटली जो है मेडिकल कैरियर में आना ही चाहिए। आपको एक ड्रॉप लेना चाहिए, आपको अपना ट्राई देना चाहिए, अपना हमेशा बेस्ट देने का ट्राई करना चाहिए। ठीक है, जिससे आपको लाइफ टाइम रिग्रेट नहीं हो। सो मैं कुछ कंडीशंस की बात करूँगा। अगर आप इन कंडीशंस में, इन सिचुएशन में अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। सो अपनी पहली कंडीशन है, अगर आपका कोई फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव अगर वो ड्रॉप ले रहा है और आप उसके इन्फ्लुएंस में आप खुद ड्रॉप ले रहे हो तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अगली कंडीशन ये है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बायोलॉजी लेने के बाद आपको कोई अल्टरनेट कैरियर पाथवे आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए आप मेडिकल कैरियर में जाना चाह रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास 1000 ऑप्शंस हैं, आप दूसरे फील्ड में भी जा सकते हो। तीसरी कंडीशन ये है कि आप अगर फिज़िकल, मेंटल आप बर्डन फील कर रहे हो, स्ट्रेस्ड हो, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने या तो ड्रॉप बहुत ज़्यादा ले लिए है, या तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई को बहुत सर पे ले लिया है। इफ़ यू आर गोइंग टू रिपीटेडली फॉलो द सेम काइंड ऑफ स्ट्रेटजी विच यू हैव फॉलोड इन योर प्रीवियस ईयर, तो आपको अपनी प्रीवियस ईयर की सारी जो स्ट्रैटेजीज़ थी उनको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो फॉलो करके आपने कुछ नया अचीव नहीं किया है। आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन इज इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ मिरेकल टू हैपन। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई तो ऐसा मिरेकल होगा जिसकी वजह से आप अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी के थ्रू ही इस ईयर भी सिलेक्शन ले लोगे, तो ऐसा कोई मिरेकल नहीं होने वाला है। आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा। ठीक, आपको अपनी स्टडी टेक्निक में बदलाव करना पड़ेगा। अगर पिछले 12 मंथ में आपने सेम मिस्टेक को रिपीट किया है तो अगले 12 मंथ में सिर्फ कैलेंडर चेंज करने से आपके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला है।
आपको खुद पर काम करना पड़ेगा, आपको अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपनी स्टडी टेक्निक में मॉडिफिकेशन लाने पड़ेंगे। आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि आप लैग कहाँ पे कर रहे हो। आपके मार्क्स रैंक वैसे नहीं आए जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या आपने खुद से एनालाइज किया कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो? क्या आपने खुद से क्वेश्चन किया? आप खुद से क्वेश्चन करो कि आपका जो स्टडी टाइम था, स्टडी ड्यूरेशन था, क्या वो सफिशिएंट था? आपने एंड टाइम पे कितने फुल सिलेबस टेस्ट लगाए? आपके एवरेज मॉक स्कोर कितने थे? क्या आपने कभी कैलकुलेट किए कि आपके एवरेज मॉक स्कोर कितने आ रहे हैं? यूजुअली आपके सारे जो मॉक्स होते हैं ना, मंथली वीकली जो भी होते हैं, आपको एक पेज में लिखना था, उन सारे मॉक्स का एवरेज निकालना था नीट के 1-2 दिन पहले, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आता कि आपके इतने मार्क्स तो कहीं नहीं है। क्या आपने वो किया? नहीं किया। क्या आपने अपने हर एग्ज़ाम के बाद टेस्ट पेपर्स को घर पे जाकर के एनालाइज़ किया? आपने मिस्टेक डायरी में नोट किया? आपने उन मिस्टेक्स को एनसीईआरटी में हाईलाइट किया? आपने अपनी मिस्टेक डायरी में अपनी मिस्टेक को लिखा? नहीं लिखा। क्या आप अपने वीक चैप्टर्स को एनालाइज़ कर पाए? आपने अपनी डायरी में लिखा कि ये टॉपिक जो था, ये चैप्टर जो था मेरा वीक था? आपने नहीं लिखा। अगर आपने लिखा होता तो आप नीट के 1-2 दिन पहले सबसे पहले आप वही टॉपिक्स पढ़ते। आपने नहीं किया। क्या पूरे साल भर में आपने अपने टाइम टेबल को फॉलो किया? अगर आप करते तो आपके मार्क्स आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा आते। लेकिन ये सारी जो मिस्टेक्स थी आपने की हैं पूरे साल, आपको उन्हीं मिस्टेक्स को एनालाइज़ करना है, उसके ऊपर काम करना है, आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। और ऐसे भी कोई जो स्ट्रैटेजी आकर के बता देते हैं वैसी वाली स्ट्रैटेजी नहीं, आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी पड़ेगी। आपने जो मिस्टेक की है आपको खुद से एनालाइज़ करनी पड़ेगी, आपको अपना खुद का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आपने जो मिस्टेक्स को लिखा है उन मिस्टेक पर आपको कैसे काम करना है, यू विल हैव टू डिसाइड इट। सो ये वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आपकी क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं। बिफोर टेकिंग वन मोर ड्रॉप आपको इन सारी गलतियों को एनालाइज़ करना है और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, और उसमें आपको ये लिखना है कि आप अपने जो ड्रॉप ईयर में है उसमें आप क्या मॉडिफाई करोगे, चैप्टर्स को पढ़ने का तरीका क्या होगा, आपके जहाँ पे माइनस मार्किंग ज़्यादा है उनको आप कैसे कम करोगे, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, यू विल हैव टू डिसाइड इट। अगले ड्रॉप में आप क्या क्या चीज़ों में चेंज लाओगे, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बिकॉज आई वॉज ड्रॉपर एंड आई विश I knew it before taking one more drop. Before choosing MBBS, keep in mind, जैसा आपको रील्स में दिखाया जाता है वैसा रियल लाइफ में कुछ नहीं होता। आपको इवन नीट से भी ज़्यादा प्रिपेयर करना होता है, आपको नीट से भी ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है। तो अगर आप ये सोच रहे होगे कि मेडिकल कॉलेज में जाएंगे वहाँ तो मज़े ही मज़े होंगे, कोई मज़े नहीं होते। मेडिकल कॉलेज में आपको और ज़्यादा पढ़ना होता है। अगर आप इतना पढ़ के आओगे यहाँ पर तो आपको उन सब चीज़ों के लिए हैबिचुअल हो जाओगे आप, ठीक है। आपको जो नीट का एग्ज़ाम है ना वैसे बनाया गया है, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपकी जो मेमोराइज़ करने की कैपेसिटी है वो बहुत इन्हांस हो जाए, जिससे आप मेडिकल कॉलेज में आप MBBS में सर्वाइव कर पाओ, ठीक। मेडिकल कॉलेज में आने के बाद आपके नीट के मार्क्स रैंक इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारी चीज़ें आप वहीं छोड़ के ही आते हो। तो बस मैं एंड में यही बोलना चाहता हूँ कि डोंट रोमांटिसाइज द मेडिकल कॉलेज। अगर आप जनरली MBBS में इंटरेस्टेड हो तभी आप ड्रॉप लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ाई करने के लिए नहीं बने हो तो आपको डेफिनेटली दूसरा करियर चूज़ करना चाहिए। MBBS में तो बहुत पढ़ना पड़ता है। थैंक यू सो मच।